सर नहीं पता, नहीं पता तो पता करो ना, हम करते हैं पता, ठीक है। 2t½ रिक्वायर होगी, प्रूफ करूँगा मैं इस बात को, मैं कोई भी बात बिना प्रूफ के तो करूँगा ही नहीं, आपके सामने जो भी कहूँगा उसको प्रूफ के साथ अपन देखेंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 400% completion for 100% completion of a zero order reaction two half-lives are required, 2 half-lives are required। चलो तो ठीक है भाई, प्रूफ करते हैं इस बात को अपन, क्या करते हैं, इस बात को प्रूफ करते हैं। देखो भाई, अपने को पता है कि जो फाइनल रेट इक्वेशन आपके पास क्या आई है, K0 = x/t आपके पास आई है, ठीक है। आपके पास क्या आया था रे, x = K0t आया था, तो K0 निकालोगे x/t आ जाएगा, ठीक। ओके, आपको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से आपको करना है t 100% कैलकुलेट करना है कि कोई भी रिएक्शन है उसको 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम रिक्वायर होता है। हमने क्या कहा कि उसको कितना टाइम रिक्वायर है, 2 हाफ-लाइफ रिक्वायर है, यही कहा अपन ने, ठीक है। तो आ कितनी रही है, आपको ये कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ये K0 नीचे आएगा, ये हो जाएगा x/K0, इक्वेशन 1 कह दो, लिखा, ओके। आगे देखो, एज वी नो t½ = क्या होता है, A0/2K0। यहाँ से अगर अपन K0 की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पुट कर दें तो क्या आएगा, देखो K0 = हो जाएगा A0/2t1/2। तो इस K0 की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, t 100% = x ओवर, देखो ये A0 तो नीचे आ जाएगा, ये A0 तो नीचे आ जाएगा और 2t½ ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इंटू 2 t½ ये हो जाएगा। बोलो समझ में आया। अब मुझे बताओ, या मुझे क्या बताओगे, याद रखना, आप याद रखना, 400% कंप्लीशन, 400% कंप्लीशन, ठीक है भाई, क्या होना जरूरी है, A0 जो था वो पूरा 100 था, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी 100 अपन ने मान ली, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी x वो भी क्या होनी चाहिए 100, जितना का जितना रिएक्टेंट था सबका सब किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो आपने लिखा A0 = 100 एंड x = ऑल्सो क्या रखना है, x = ऑल्सो क्या रखना है 100 आपको रखना है, 100/100 इधर लिखूँ t 100% = 100/100 इंटू 2 t½ बोलो क्या आया, t 100% = 2 t½ लो भाई, प्रूफ हो गया है। हमने क्या कहा था, जीरो रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितनी हाफ-लाइफ रिक्वायर होती है, कितनी हाफ-लाइफ रिक्वायर होती है 2, तो 100% कंप्लीट होने में कितनी हाफ-लाइफ रिक्वायर होती है 2। प्रूफ कर दिया है मैंने, ध्यान रखना, मैंने प्रूफ कर दिया है। अब मेरे पास बोर्ड में कोई जगह नहीं बच रही है, 5 पॉइंट इसके हो गए हैं, 1 पॉइंट लास्ट, या तो आपके लिए होमवर्क समझ लो उसको, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। क्या लिखोगे, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक बार आप इनको मिटाओ क्या, उतारो, फिर मैं आगे अपना इसको पढ़ते हैं, ठीक है।
लिखो आप एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, लिख लोगे? बोल भी दो, लिख लोगे? चलो तो फिर लिख लो। पॉइंट नंबर 6 करके, ये जो कर्व मैंने एक एक कर्व बनाए हैं सब आपको पता होना चाहिए भाई, कोई भी कर्व ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो, एक एक कर्व आपको पता होना चाहिए, ठीक? पॉइंट नंबर 6, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है? याद कर लेना भाई इनको तो आप। फॉर्मेशन ऑफ HCl, फॉर्मेशन ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक? क्या आएगा? H2 प्लस का Cl2 H न्यू विल गिव ट्वाइस ऑफ HCl, ठीक है भाई? दूसरा एग्जाम्पल इसका आप लिखना, डिसोसिएशन ऑफ N2O, डिसोसिएशन ऑफ N2O, डिसोसिएशन ऑफ N2O, तो आप लिखोगे N2O, ये डिसोशिएट करेगा हॉट प्लेटिनम वायर की प्रेजेंस में, हॉट PT वायर की प्रेजेंस में डिसोशिएट करेगा। इसका 2 मोल आपको लेने हैं, तो आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ N2 प्लस का O2, ये दोनों गैस होती है, ये यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगी। तीसरे को लिख लो, डिसोसिएशन ऑफ PH3, ठीक है, फॉस्फेन। ये कैटलिस्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है? आप ये भी कह सकते हो ऑल कैटालाइटिक रिएक्शन जो होती है, ऑल कैटालाइटिक रिएक्शन, वो एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑल कैटालाइटिक रिएक्शन आर एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लिखो डिसोसिएशन ऑफ क्या लिखोगे? फॉस्फीन, क्या बोलते हैं उसको? PH3, क्या बोलते हैं? PH3, तो लिख लेना जो PH3 है इसका 2 मोल ले लेना, और ये जो कैटलिस्ट है यहाँ पे यूज़ करोगे वो आप यूज़ करोगे या तो मोलिब्डेनम या फिर टंगस्टन, या तो मोलिब्डेनम या फिर टंगस्टन आप यूज़ करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस एंड फॉस्फोरस आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है? ये लो भाई, ये आपके यहाँ से जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ख़त्म होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ख़त्म होती है, ठीक है? वेरी गुड। तो ये नंबर 1 था, ये नंबर क्या था? 1 था, जो ख़त्म हो गया है कंप्लीटली ख़त्म हो गया है, ठीक है? वेरी गुड। अब देखो भाई, जो न्यूमेरिकल्स की बात आती है ना, न्यूमेरिकल्स की बात आएगी तो मैं क्या करूँगा? फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तीनों को कंप्लीट होने के बाद में एक साथ आपको न्यूमेरिकल्स इनके करवा दूंगा, चिंता मत करना। सिंगल, मैंने कहा है ना, गारंटी ली है, सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा, बस आप तैयार रहना। आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे अपन, ठीक है? तरीका पसंद आया? वेरी गुड। अगर तरीका पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जीरो ऑर्डर ख़त्म होती है, आगे चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरफ। देखो भाई, मैंने कुछ भी याद आज तक नहीं किया है कि इसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक होती है, कैसा कर्व इनका बनता है, ना कुछ भी याद नहीं किया। मैंने तो वो भी याद नहीं किया जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है, इंटीग्रल रेट इक्वेशन, तो उनको भी याद नहीं किया, ठीक है? बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए, फिर समझ में आया तो लाइफ जिंगल वाला। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ओके। वही डेफिनेशन रहेगी, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर, इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैंने एक चीज़ गलत मिटा दी यहाँ पे, वो ये वाली, एक रिएक्शन है A2P, ठीक, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, A0, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0। यहाँ पे लिखोगे t इज इक्वल टू टी पे, t इज इक्वल टू टी सेकेंड पे क्या होगा, हमने मान लिया इसमें से x डिकम्पोज हो गया, क्या मान लिया, x डिकम्पोज हो गया, तो ये कितना बचेगा, A0 माइनस एक्स, ये कितना बन जाएगा, x बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू रेट लो, अकॉर्डिंग टू रेट लो। क्या बोलता है रेट लो, जो रेट होती है आपकी वो प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर 1। इसके रिएक्शन के ये क्या होती है, क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आगे, रेट को क्या लिखते हैं अपन, dx ओवर dt लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को उठाया, कांस्टेंट लगा दिया k1, फर्स्ट ऑर्डर की बात करें ना इसलिए k1, इसको आप लिख सकते हो। अब अपने को देखो t, जो t टाइम पे जो कंसंट्रेशन है ना उसको यूज़ करना है, ठीक है, इसकी पावर 1 लिखा, बस लिख दिया तो बढ़िया काम हो गया। इक्वेशन 1 बोल दो इसको, कुछ नहीं है, ये क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्योंकि आफ्टर डिफरेंशिएशन आई है तो इसको क्या कहोगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इसको कहेंगे। k1 क्या है यहाँ पे, k1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, ठीक है भाई। चलो तो अब मैंने क्या कहा था, जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए, हम हमेशा के पास में जो भी होगा उसको उठा के नीचे लेके आएंगे और dt को उठा के उधर लेके जाएंगे। तो आपने लिखा dx ओवर A0 माइनस का x इज इक्वल टू k1 dt, ठीक है, वेरी गुड। क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेटेड करते हैं, तो लिखो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। अगले ने नहीं कहा कहाँ से कहाँ तक करना, तो अपन भी क्यों करेंगे, 1 अपॉन a माइनस एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A0 को मतलब मत लिखना, आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो मत लिखना, मैं a माइनस एक्स लिख रहा हूँ, dx इज इक्वल टू k1 कॉन्स्टेंट है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से क्या गया, बाहर आ गया, अंदर क्या गया, dt, ठीक है। मैंने कहा था जिसका भी d लगा होता है अकेला वो d हट जाएगा। अब यहाँ पे एक और आ रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए भाई, यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू होता है ln x, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू क्या होता है, ln x। फिलहाल एक बार देख लो, फिर मैं आपको ये वाला कन्फ्यूजन भी दूर कर दूंगा, ln क्या होता है, log क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, कुछ भी आपको मैंने कहा ना, रटना तो किसी चीज़ को है ही नहीं अपने को, बस केवल समझेंगे, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है 1/x, इस पूरे को क्या मान लो आप, x मान लो, ठीक है, 1/x dx फॉर्मूला क्या होता है, ln x होता है, ठीक है। तो इसको जब आप इंटीग्रेशन सोल्व किया आपने इसका, जब आपने इसका इंटीग्रेशन सोल्व किया तो देखो भाई क्या आया, 1/x का क्या आएगा, 1/x क्या आएगा, ln x, तो ये आ गया आपका ln, अब x की जगह बोलो क्या आएगा, a माइनस एक्स, ठीक, x की जगह क्या आएगा, a माइनस एक्स आएगा। अब देखो रे, अब इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जो a है ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या है, कांस्टेंट, इसका तो हो जाएगा 0, और माइनस एक्स का भाई dy/dx करना है आपको, dy/dx डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये तो क्या है, कांस्टेंट है, dA/dx करोगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर माइनस एक्स का करोगे तो -1 तो बाहर आ जाएगा, और dx/dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब ने जब हमने इसका इंटीग्रेशन करने के बाद डिफ्रेंशिएशन किया
तो ए का तो क्या 0 और एक्स का कितना आ गया, माइनस एक्स कितना आ गया, माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या लग गया, माइनस। याद रखना भाई इस चीज़ को, अक्सर हम यहाँ गलती कर देते हैं, इस माइनस को लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, क्यों आया समझ में आ गया होगा। इज इक्वल टू K1 का तो K1 और dt का T प्लस का C, इक्वेशन नंबर 2। चलो आगे की तरफ। इक्वेशन 2 में C क्या है, C इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो सुन तो रहे हो ना। C क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसके बाद में अपन इस इक्वेशन में C को हटाना है अपने को। तो C को हटाने के लिए क्या करते हैं, एट t इज इक्वल टू 0 पे, बोलो क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इन वैल्यूज को अपने को यहाँ पुट करना है इक्वेशन 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2 तो आपके पास आया था माइनस का ln a माइनस का 0, ln a माइनस एक्स आया था ना, माइनस का ln a माइनस एक्स, एक्स की जगह रख दिया 0, इज इक्वल टू K1 dt, टी हो गया था, टी का क्या लिखोगे 0 प्लस का c। तो मुझे बताओ यहाँ से आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का ln a आ गई क्या। c की वैल्यू कहाँ रखोगे, इक्वेशन 2 में रख दोगे। ठीक है, तो लिखो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c into equation 2, then we get इंक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है भाई। कोशिश करते हैं आपको इससे दिख जाए। तो क्या करो, आपने पुट किया माइनस का ln a माइनस का, नोट लिख लेना, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, कन्फ्यूज मत हो जाना। K1 t प्लस का c था, तो प्लस का सी के अंदर वैल्यू किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का ln a। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं। जो ln वाला टर्म है उनको एक तरफ लिख लो, बची हुई को एक तरफ लिख लो। तो इस ln को उठा के अपने इधर लेके आएंगे, तो ये माइनस का है, इक्वल टू के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपने देखा तो ये लिखा ln a माइनस का, ये एज इट इज़ ln a माइनस का x इज इक्वल टू क्या आ गया, K1 t आपके पास आ गया। अब आपको यहाँ पे एक फिर से फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है ln m माइनस का ln n इज इक्वल टू होता है ln m ओवर n। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखो ln m माइनस का ln n दिख रहा है, ln m माइनस का ln n, क्या लिख दोगे, ln m बाई n। ये क्या है आपका, आप इसको लिखोगे K1 t इज इक्वल टू ln m क्या है, a है, ठीक है, और n क्या है, a माइनस एक्स। ये लो भाई इक्वेशन नंबर 3। और ln को किस में कन्वर्ट करके लिखते हैं, लॉग में। ठीक है, तो जब भी ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखना, टू कन्वर्ट ln इंटू लॉग मल्टीप्लाई बाई 2.303। ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.30 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास आएगा K1 t इज इक्वल टू 2.303। अब ln किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, a ओवर a माइनस का x। ठीक है, a ओवर a माइनस का x। अगर आपको ओनली K1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक, अगर K1 की वैल्यू निकालनी है तो आप लिखोगे 2.303 ओवर t लॉग, अब मैं a नोट लगा देता हूँ और आपकी इच्छा के लिए
मुझे पता है बहुत घुस चल रही है। सर नोट कहाँ गया, नोट कहाँ गया, नोट कहाँ गया? लो भाई, कहीं नहीं गया नोट, यही है आपका नोट। आपके नोट को कोई नहीं लेके गया, आपका नोट आप ही के पास है। ठीक, खुश हो? सर बहुत खुश हैं। आप खुश की बात करते हो, हम तो बहुत खुश हैं। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी, ये क्या आ गई आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये क्या है आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या है आपकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, वेरी गुड, ख़त्म। अब क्या पढ़ते हैं अपन, अब क्या पढ़ते हैं, अब क्या पढ़ते हैं? फोन आ रहा है, देखो हाफ लाइफ पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? हाफ लाइफ पढ़ते हैं। टी हाफ कैसे निकालोगे? क्या करना है? कुछ नहीं करना। टी इज इक्वल टू क्या पुट करना है? T1/2 एंड एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करना है? A0/2। यही पुट करना है अपने को। तो एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करना है? A0/2 पुट करना है। ठीक है भाई, वेरी गुड। देखो मार्कर भी मिल गया है। अब देखो इस फॉर्मूले में अपने को पुट करना है। ठीक है, इस वाले में पुट कर लेते हैं, काम इजी हो जाएगा। तो आपको पता है K इज इक्वल टू K1 इज इक्वल टू 2.303 और T1/2 log A0 ओवर A0 माइनस एक्स के क्या लिखोगे? A0/2 ये लिखोगे। वेरी गुड, ठीक है। अब क्या किया आपने? टी हाफ की वैल्यू निकाली। T1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 ओवर K1 log A0 ओवर A0 माइनस का A0/2। अब देखो ध्यान से देखो, थ्योरेटिकली बिना पेन चलाए क्वेश्चन सोल्व कर देंगे अपन। ये देखो भाई, ये पूरा 1 है और ये हाफ है। ये 1 है, ये हाफ है। 1 माइनस हाफ कितना होता है? हाफ होता है क्या? तो A0 में से A0/2 घटाओगे तो कितना आएगा? A0/2 आएगा। कितना आएगा? A0/2 आएगा। तो आप ये कह सकते हो क्या? दूसरा तरीका देखो रे, जिनको नहीं पता ना वो देखो। आपके पास है A0 माइनस का A0/2। आप 1 में 1 लगाओ, एलसीएम लो, कितना आएगा? 2 को डिवाइड किया 1 से, कितना आया? 2, और 2 को A0 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 2A0 आ गया माइनस का। 2 को डिवाइड किया 2 से, 1 आया, और 1 को A0 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? A0। 2A0 माइनस A0 कितना आएगा? A0/2। बोलो आधा ही तो आया है, एक में से आधा घटाया, कितना आएगा? आधा आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट। अब देखो ऊपर तो क्या है? A0 है, नीचे क्या है? A0/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 2A0/A0, A0 से A0 मरा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होने वाला है अपने पास। देखो क्या आएगा? T1/2 इज इक्वल टू 2.303 ओवर K1 log A0 ओवर A0/2। इसको माइनस कर देगा, आएगा A0/2। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका T1/2 इज इक्वल टू 2.303 ओवर K1 log 2A0 ओवर A0। A0 से A0 मरा, क्या आएगा? T1/2 इज इक्वल टू 2.303 ओवर K1 log 2, ये आएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट फिलहाल एक बार आपको log 2 की वैल्यू बता देता हूँ, क्योंकि log 2 इज इक्वल टू 0.3010 ये होती है। तो वैल्यू आपको जैसे पुट करनी है, आपने किया 2.303 इंटू 0.3010 ओवर क्या किया, तो इन दोनों से आपने मल्टीप्लाई किया, घर जाके कर लेना।
बैठ के कर लेना, ये आएगा 0.693/K1। ये लो, ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो आप, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, देख लोगे क्या स्पेशल है इसमें। क्या मुझे बताओ, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है, ठीक है भाई, उसमें कहीं भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिख रही है क्या? फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ के फॉर्मूले में रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कहीं आपको दिख रही है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ डजंट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती। जीरो ऑर्डर में डिपेंड करती थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती थी, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड ही नहीं करती। अब एक और बात और देखो, जो फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट है ना, वो इनकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये रहा, फर्स्ट ऑर्डर की रेट रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, बट जीरो ऑर्डर की रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही थी। जीरो ऑर्डर की रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही थी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है। ओके, तो ये हाफ लाइफ आ गई आपकी। अब मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ इधर, जो आपको यूज़ होने वाली है, ठीक है। वो मैं बता रहा हूँ आपको, लॉगरिदम वैल्यूज, ठीक है। लॉग की वैल्यूज मैं आपको फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। दिख तो रहा है ना, चलो ठीक है। पहले तो फॉर्मूले देख लो, अब 1 2 3 फॉर्मूला देख लो पहले, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला देखो, log m माइनस का log n क्या होता है, log m ओवर n होता है, ठीक है। पता है सबको इस चीज़ का। दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, log m इंटू n, log m इंटू n। ये जो फॉर्मूला होता है, ये होता है log m प्लस का log n, ठीक है, वेरी गुड। तीसरा एक और फॉर्मूला और देख लो, log x टू द पावर n, तो ये हो जाएगा n log x, क्या हो जाएगा, n log x। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ओनली 3 ही फॉर्मूले, और कुछ भी आपको लर्न नहीं करना, कुछ भी लर्न आपको नहीं करना है, ठीक है। एक चीज़ और देख लो, एक तो होता है ln, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग इसको बोलते हो आप, ध्यान रखना। अगर ln के बेस में e होता है, अगर ln बेस e होता है तो आप इसको नेचुरल लॉग कहते हो, ln कहते हैं, ठीक है। और अगर ln के बेस में 10 होता है तो इसको हम log कहते हैं, क्या कहते हैं, log। ln बेस 10 को log कहते हैं, ln बेस e को ln कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ln बेस e को ln कहते हैं और ln बेस 10 को क्या कहते हैं, log कहते हैं। तो कई बार क्या होता है पता है, ये जो अपने log लिखा ना, log, इस log की जगह वो क्या लिख देता है, ln 10 लिख देता है, ln 10 लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब log ही है, ln 10 का मतलब क्या है, log ही है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, आपको log की वैल्यू फाइंड करना सिखाता हूँ विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेटर। log 1000 की, 500 की, लाख की, किसी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो log, ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर, तुरंत प्रभाव से, बिना पेन चलाए भी निकालोगे, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ वो आपको जो लर्न करनी है वो देखो, log 1, इसकी वैल्यू आपको लर्न ही करनी है, 0 होती है। log 2, इसकी भी वैल्यू आपको लर्न ही करनी है, 0.3010, ठीक है। log 3, इसकी भी वैल्यू आपको लर्न ही करनी है, 0.477। log 4 लर्न नहीं करनी, log 5 लर्न करनी है, log 6 नहीं करनी, log 7 करनी है, log 8 नहीं करनी, log 9 नहीं करनी, log 10 नहीं करनी,
log 11 करनी है, log 12 नहीं करनी। तो कुछ कॉन्क्लूजन यहाँ से निकल के आते हैं कि जिन नंबर्स के टुकड़े हो सकते हैं, जिन नंबर्स के टुकड़े हो सकते हैं, जैसे 9 के टुकड़े हो सकते हैं क्या? 3 इंटू 3 हो सकते हैं, वेरी गुड। तो जिनके टुकड़े हो सकते हैं उन्हीं की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे 17 है, 17 के टुकड़े अपन नहीं कर सकते, 11 के टुकड़े नहीं कर सकते, 7 के टुकड़े नहीं कर सकते। तो जिनके टुकड़े नहीं कर सकते उनकी वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। 19 की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, मतलब याद कर सकते हैं, हम फॉर्मूले से फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, एक बात और बता देता हूँ, अप्रोक्स अपन वैल्यू के पास पहुँच जाएंगे, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू अपन पता नहीं कर पाएंगे। अप्रोक्स निकाल पाएंगे कि इसके आसपास इसकी वैल्यू होगी, वो तो मैं निकालना सिखा दूंगा आपको, उसकी तो गारंटी है अपनी। देखो भाई, log 4, जो log 4 है ये रहा। 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो क्या? जो 4 है, ये वाला 4, इसको टुकड़ों में तोड़ोगे आप तो 2 इंटू 2 करोगे, log 2 इंटू 2 कर सकते हो। तो क्या होगा? log 2 प्लस log 2, यही तो होगा, log 2 प्लस log 2। log 2 की वैल्यू ये रही, जोड़ दो, log 2 प्लस log 2 क्या आएगा? 0.6020, 0.6020, इसकी होती है 0.699। ठीक है, ओके। और दूसरा तरीका देखो इसको सोल्व करने का, जो 4 है उसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। तो आपने लिखा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 log x रेज़ टू द पावर n, क्या करेगा? पावर आगे आ जाएगी, तो 2 log 2 हो जाएगा, 2 log 2। log 2 की वैल्यू 0.3010, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.6020 ही आएगी। अब log 5 की आपको लर्न करनी है, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो सकते। log 6 की बता दोगे क्या? बता दोगे? 6 के टुकड़े क्या होते हैं? 6 के टुकड़े होते हैं सर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। तो log 3 इंटू 2 क्या करोगे? log 3 इंटू 2 क्या करोगे? log 3 प्लस log 2। कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट वैल्यू को जोड़ दो, log 3 और log 2 की वैल्यू को जोड़ दो, क्या आएगा? 0.778, यही तो आएगा, 0.778। वेरी गुड। log 7 की देखो, log 7 की होती है 0.845, कितनी होती है? 0.845। log 8 की तो बता दो, अब बता दोगे? 2 टाइप से निकाल सकते हैं log 8 की, देखो रे। एक तो आप 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो क्या? ठीक है, तो log 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या लिखोगे? 3 log 2, 3 इंटू 0.3010, कितना आएगा? 0.9030। एक तो ये करो, या फिर log 4 प्लस log 2 कर दो। भाई 8 को क्या कर सकते हो? log 4 इंटू 2, 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2, तो क्या लिखोगे? log 4 प्लस log 2, log 4 प्लस log 2। ठीक है, तो log 4 प्लस log 2, 4 प्लस 2 दोनों को ऐड करोगे तो वही आएगा 0.9030। ठीक है, log 9 की अब कर लोगे, मेरे को पता है आप अब तो कर लोगे। 9 को क्या लिखोगे? log 3 रेज़ टू द पावर 2, log 3 रेज़ टू द पावर 2, 3 की पावर 2 लिखते हो ना, तो पावर आगे आ जाएगी, 2 log 3 हो जाएगा। 2 log 3, log 3 की वैल्यू ये रही, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 0.954, 0.954। ठीक है, कर लेना कैलकुलेट, आंसर ये आएगा। log 10 की तो बता दो रहे, 10 की बता दोगे? 5 इंटू 2 log 5 प्लस log 2। log 5 क्या है? 0.699, अप्रोक्सीमेट 0.7 मान लो। log 2 क्या है? 0.3, तो 0.7 प्लस 0.3 कितना आएगा? 1.0। तो log 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 1.0। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अब एक सीधी सी बात बताऊँ, जिसमें जितने जीरो होते हैं ना, जिसमें जितने जीरो होते हैं उतनी log की वैल्यू होती है। जिसमें जितने जीरो होते हैं उतनी ही log की वैल्यू होती है, पता है आपको? 10 में कितने जीरो हैं? 1, वैल्यू कितनी आई? 1। log 100 की निकालोगे क्या? निकालोगे? ट्रिक से बताओ कितनी आएगी?